स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इकोनॉमिस्ट रूबिनी ने यह बताया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही लंबा अगली रिसेशन आने वाला है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट लगभग 40% से गिरने वाला है। तो हमें इनकी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि इनको आर्थिक जगत में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर डूम इनको क्यों बोला जाता है? डॉक्टर डूम एक कार्टून कैरेक्टर था मार्वल कॉमिक्स का। इनको इकोनॉमिक्स का डॉक्टर डूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने 2008 का जो वित्तीय संकट था, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो इन्होंने सही प्रिडिक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस होगा और वो हुआ। उनने दोबारा से एक प्रिडिक्शन करी है कि 2022 और 23 में यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी में एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉन्ग अगली रिसेशन आने वाला है। तो आज हम ये समझेंगे कि ये डॉक्टर डूम है, इकोनॉमिस्ट रूबिनी, इन्होंने ये तर्क क्यों दिया है कि दुनिया में एक लंबा, बहुत बुरा रिसेशन आने वाला है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, आज ये समझेंगे हम। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। इस ग्रुप पे आपको सेशन की PDF, कोई सवाल है तो तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब सेशन की शुरुआत करते हैं कि मिस्टर रूबिनी, डॉक्टर रूबिनी, जिनको डॉक्टर डूम की उपाधि दी गई है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो सबसे पहली बात यह समझिए कि इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी जो हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और रिसेशन, और उन्होंने कहा है कि 2022 और 2023 में हम जिस रिसेशन में जाने वाले हैं वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से बुरा होने वाला है, लंबा होने वाला है और उससे ज्यादा अगली होने वाला है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है भाई? उनका यह मानना है कि जो नॉर्मल रिसेशन होता है उसमें ही स्टॉक मार्केट लगभग 30% से गिर जाता है, लेकिन उनका यह कहना है कि इस समय जो भी अर्थव्यवस्था में हो रहा है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में और खास तौर से अमेरिकन इकोनॉमी में, उससे यह लग रहा है उनको कि स्टॉक मार्केट लगभग 40% से गिरेगा। नॉर्मल वेनिला रिसेशन, जो आम रिसेशन होता है, उसमें स्टॉक मार्केट लगभग 30% से गिरता है। उन्होंने कहा है 40% से ज्यादा का स्टॉक मार्केट में गिराव होने वाला है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी खास तौर से हार्ड लैंडिंग करेगी। अब हार्ड लैंडिंग का क्या मतलब होता है यह समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं कोई भी इकोनॉमी हार्ड लैंड कर रही है या सॉफ्ट लैंड कर रही है, उसका क्या मतलब होता है? उसका सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप ये हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग शब्द कहां से आया है? एरोप्लेन से आया है। कभी आप एरोप्लेन में उड़े होंगे तो आपको पता होगा। कई बार क्या होता है, प्लेन लैंड करता है तो आपको पता ही नहीं चलता है, बस लगता है कि हाँ टायर छुआ, और वो सॉफ्ट लैंडिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेन जब लैंड करता है तो आपको बहुत ज्यादा एरोप्लेन के अंदर महसूस होता है, यार बहुत झटके लग रहे हैं, तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी में होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को रोकने के लिए सारे जो देश होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम होती है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि डिमांड कम करो ताकि महंगाई कम हो। लेकिन जब आप डिमांड कम करने को जाते हैं तो उसका एक असर ग्रोथ पे भी होता है, यानी आर्थिक वृद्धि पे भी होता है। तो केंद्रीय बैंक्स को यह कैलिब्रेट करना होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं कि ग्रोथ बहुत ज्यादा ना गिर जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं गिरती है और महंगाई कम हो जाती है तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं।
लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जब ग्रोथ बहुत ज्यादा गिर जाए और रिसेशनरी ट्रेंड आ जाता है तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। तो इनका ये कहना है रूबिनी जी का कि रिसेशन इसलिए आएगा क्योंकि हार्ड लैंडिंग हो जाएगी यूएस इकोनॉमी की। ये इनका तर्क है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2007-8 में इन्होंने बोला था कि जो यूएस में हाउसिंग बबल है कि लोग घर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं और उसकी वजह से एक हाउसिंग बबल क्रिएट हो गया है। जब लोग जो उधार लिया है घर खरीदने के लिए वो नहीं लौटा पाएंगे तो बैंक्स फेल कर जाएंगे और उसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो उस प्रिडिक्शन की वजह से इनको डॉक्टर डूम की उपाधि दी गई है, डॉक्टर डूम। अब इनका यह कहना है कि अगर मैं इस समय अमेरिकी इकोनॉमी को देखूं, यानी ही इज एक्सपेक्टिंग शैलो यूएस रिसेशन, यानी यूएस में रिसेशन आने की बात कर रहे हैं। क्यों? 2008 में जब रिसेशन आया था तो उसका असर किस पे पड़ा था? स्टॉक मार्केट पे पड़ा था और बैंकों पे पड़ा था या लोगों पे पड़ा था। लेकिन ये रिसेशन जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये ज्यादा बुरा इसलिए होने वाला है क्योंकि इसका असर बड़े कॉरपोरेशंस और सरकारों पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई इनके हिसाब से? क्योंकि एक तो जो यूएस सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई होता है, वो क्या कर रहे हैं और दुनिया के कई सारे सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं? लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उधार लेना महंगा हो रहा है। तो अगर कंपनियों को और सरकारों को उधार लेना है और वो फाइनेंशियल मार्केट में जाकर उधार ले रहे हैं, वित्तीय बाजार में जाकर उधार ले रहे हैं, तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब लोन लेना महंगा हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स की कमाई कम हो जाएगी। तो एक तरफ आपकी कमाई कम हो रही, दूसरी तरफ आपका उधार लेना महंगा हो रहा है, तो आपका डेट जो है और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से यह रिसेशन ज्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि बहुत लोग डिफॉल्ट करेंगे, और जब बहुत लोग डिफॉल्ट करेंगे तो जो ज़ॉम्बी कंपनियां हैं जिनकी खुद की कोई दम नहीं है, कोई बेसिक उनकी पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, जो जॉबिंग हाउस होल्ड्स हैं, जो ज़ॉम्बी कॉर्पोरेट्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो शैडो बैंक्स हैं, जो ज़ॉम्बी कंट्रीज हैं, जो सिर्फ उधार ले लेकर अपनी माली हालत बेहतर दिखा रहे हैं, वो सब फेल हो जाएंगे। और जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस भी, हाउस होल्ड्स भी, कॉर्पोरेट्स भी, बैंक्स भी, शैडो बैंक्स भी, देश भी जब फेल होंगे तो एक भयंकर रिसेशन आएगा। और वो रिसेशन की शुरुआत यूएस से होगी, अमेरिका से होगी, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो एक कहावत है कि नहीं है, व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड, कि अगर अमेरिकन अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूरी दुनिया में आ जाए। क्योंकि 2008 में भी अमेरिका में प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में समस्या आ गई थी। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा होने वाला है। अब रूबिनी ने क्या कहा है कि ही हैज वार्न्ड दैट बुल एंड बेयर मार्केट, बुल क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, बेयर मार्केट क्या होता है जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। तो रूबिनी who has warned through bull and bear market that global debt levels will drag down the stock. जैसे जैसे लोन लेना महंगा होगा, डेट की कॉस्ट, डेट को सर्विस करना, डेट लौटाना और महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट लगभग 40% से गिरेगा। और क्योंकि अमेरिकन सेंट्रल बैंक जो है उसने एक इंपॉसिबल सा टारगेट अपने लिए अचीव बना लिया है, उसने कहा है कि हम इन्फ्लेशन को 2% से नीचे लाना चाहते हैं। अब ये एक मिशन इंपॉसिबल है जो सिर्फ टॉम क्रूज ही पूरा कर सकते हैं। 9% से ज्यादा इन्फ्लेशन, उसको 2% पे लाना है, तो इसका क्या मतलब है कि आप बहुत तेज गति से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, और जब आप तेज गति से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोन लेना उतनी तेज गति से महंगा बढ़ता चला जाएगा। जैसे इस महीने यूएस फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.75% से अपना पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, यानी लोन लेना महंगा कर दिया। और यह रूबिनी ने एक्सपेक्ट किया था
उन्होंने कहा था कि 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे, और उन्होंने यह भी कहा है कि यूएस फेडरल बैंक, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट से यानी 0.5% से इंटरेस्ट रेट में और वृद्धि लाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस साल के अंत तक जो यूएस में इंटरेस्ट रेट होंगे वो 4% से 4.25% हो जाएंगे। तो उसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे होगा कि नहीं होगा? जब यूएस फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट से अभी बढ़ाया तो भारत में उसका कितना बुरा असर दिख रहा है कि भारतीय करेंसी बुरी तरह गिर गई, भारत के फॉरेक्स रिजर्व गिर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो इसका इंपैक्ट भारत पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका इंपैक्ट भारत पे आएगा। दूसरा, अगर यूएस रिसेशन में चला गया तो उसका भी इंपैक्ट हमारे यहां आएगा, क्योंकि अगर वहां रिसेशन आ गया तो वहां डिमांड कम हो जाएगी। जब वहां डिमांड कम होगी तो हम अपना सामान कहां बेचेंगे? सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है। तो अगर यूएस में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो वहां लोग की डिमांड यानी मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम होगी वहां तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पे नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से एक लॉन्ग एंड अगली रिसेशन की बात कर रहे हैं रूबीनी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, हाउएवर परसिस्टेंस इन्फ्लेशन especially in wages and service sector will mean Fed probably has no choice। भैया लगातार अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अभी हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट से यानी 0.5% से भारतीय रिजर्व बैंक ने भी तो इन्फ्लेशन बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो परसिस्टेंट है, वो कम हो ही नहीं रहा है, और उसका रीजन है वेज और सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन। भारत में अलग कारण है, लेकिन यह है कि नहीं है यूएस में। तो अगर यह लगातार चलता रहा तो यूएस सेंट्रल बैंक के पास कोई चॉइस है क्या? उसको तो कम करना ही पड़ेगा। तो वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और 5% तक ले जाएंगे। जब ऐसा होगा तो डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो उसका असर तो सप्लाई पे भी होगा, क्योंकि सप्लाई किस पे निर्भर करती है? डिमांड पे। और ऑलरेडी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें सप्लाई शॉक हो रखा है। पहले तो पेंडेमिक आ गया, उसकी वजह से सप्लाई शॉक आ गया। उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी वजह से तेल महंगा हो गया, नेचुरल गैस महंगी हो गई, साथ ही साथ व्हीट महंगा हो गया, साथ ही साथ चाइना जिसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बोलते हैं पूरी दुनिया की, वहां जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लगातार लॉकडाउन बार बार लगते रहता है, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉस्ट जो होती है, लागत जो है वो बढ़ती जा रही है, और जब लागत बढ़ेगी तो उसका असर आर्थिक वृद्धि पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये भी साथ साथ हो रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो यूएस फेडरल रिजर्व, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और उसकी वजह से रिसेशन आएगा। और सिर्फ रिसेशन नहीं आएगा, सबसे बड़ा डर यह है कि उसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाएगी, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। जब महंगाई के साथ बेरोजगारी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन का भी खतरा आ जाएगा। वंस द वर्ल्ड इज इन रिसेशन, रूबीनी का कहना है, तो आम तरीका क्या होता है? जब कोई भी अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाती है तो सरकारें क्या करती हैं? पैसा खर्च करती हैं, पैसा छापती हैं, फिस्कल स्टिमुलस देती हैं, राजकोषीय धक्का देती हैं कि अर्थव्यवस्था को चलाना है तो सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगती है। लेकिन रूबीनी का कहना है कि यह तरीका इस बार काम नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि सरकारों पे ऑलरेडी बहुत बड़ा कर्जा होगा, और कर्जा लेने की क्षमता सरकारों के पास नहीं होगी, तो फिस्कल बुलेट नहीं बचेगी। क्योंकि आपकी क्षमता है 100 रुपए उधार लेने की,
आप 95 रुपए उधार ले चुके हो, तो आपकी क्षमता तो सिर्फ 5 रुपए और उधार लेने की है ना, लेकिन जरूरत क्या है, 100 रुपए और खर्च करने की। तो जब आपकी क्षमता ही नहीं बचेगी, तो आपके पास जो रेमेडी होती है, जो तरीका है टाइम एंड टेस्टेड रिसेशन से बाहर निकलने का, वो बचेगा नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे? इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि इस बार का जो रिसेशन है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ है, डेट बहुत बढ़ जाएगा, तो फिस्कल स्टिमुलस आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप कोविड के बाद डिमांड बढ़ाने के लिए फिस्कल स्टिमुलस दे चुके हो। तो डिमांड टॉप पे वर्ल्ड इकोनॉमी पे पहुंचाने की कोशिश करी जा चुकी है, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई हो गई है, तो फिस्कल स्टिमुलस वाला ऑप्शन बचा नहीं है उनके हिसाब से। अगर और आगे बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो एक स्टैगफ्लेशन आता हुआ देखते हैं। स्टैगफ्लेशन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन आने का डर है। और स्टैगफ्लेशन कितना बुरा वाला आने वाला है, 1970 में जो गल्फ क्राइसिस की वजह से जो स्टैगफ्लेशन आया था पूरी दुनिया में, 1970 में खाड़ी युद्ध हुआ था, यानी गल्फ वॉर हुआ था, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था में एक संकट आया था, भारत में भी आया था, जिसकी वजह से स्टैगफ्लेशन आया था। और साथ ही साथ मैसिव डेट आया था। डेट का प्रॉब्लम तो तब था नहीं, लेकिन आज के समय तो इतना ज्यादा उधार सरकारें ले चुकी हैं और उधार नहीं ले सकती, और उधार लेना महंगा भी हो जाएगा, तो उसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बनेगा, जो बहुत ही लंबा होने वाला है और बहुत ही अगली होने वाला है। अब आगे बढ़ने से हैं, ठीक है, उन्होंने साफ साफ बोला ये कोई छोटा और थोड़ा बहुत रिसेशन नहीं होगा, थोड़ी बहुत मंदी नहीं होगी, ये बहुत ही सीवियर रिसेशन होगा, सीवियर मंदी होगी, लंबी मंदी होगी और अगली मंदी होगी, जिसमें बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये उनका कहना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात देख लेते हैं कि अगर आप यूपीएससी के लिए सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 6 अक्टूबर तक हमारा ये जो कोर्स है ये 30 अक्टूबर को चालू हो चुका है। 6 अक्टूबर तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये एक मॉर्निंग बैच है जिसकी 24 महीने की वैलिडिटी है। इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी और बाद में वही क्लासेस 24 महीने के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ इसमें आपको क्रिस्प, कंसाइज, टू द पॉइंट हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप अपनी पढ़ाई सही सुचारू रूप से कर सके। साथ ही साथ इस बैच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटरशिप। आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो आपको पूरी प्रिपरेशन टाइम में गाइड करेगा। भाई टीचर से तो अपने सवाल आप पूछ सकते हैं क्लास में, लेकिन क्लास के बाद अगर आपको कोई डाउट आ गया, आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप किससे पूछेंगे? टीचर को तो फोन नहीं कर सकते, टीचर को तो मैसेज नहीं कर सकते उतनी जल्दी। तो आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कराएगा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे आंसर नहीं लिखना है, ये सारी चीजों में आपकी हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपको 24,499 में मिल रही हैं, लेकिन अगर आप कोड यूज करेंगे केपी लाइव तो ये आपको 18,999 में मिल जाएगी। मॉर्निंग बैच है, सुबह 8 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। 30 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं, पॉलिटी से इसका स्टार्ट हुआ है। तो अब वापस आ जाते हैं रूबिनी जी, डॉक्टर डूम की बातों पे। डॉक्टर डूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे प्रिडिक्शन ही करते हैं। अब उन्होंने कहा है सप्लाई चेन डिसरप्टेड, ठीक है भाई। रूबिनी ने कहा है कि यूएस और ग्लोबल रिसेशन विल लास्ट ऑल ऑफ 2023, पूरे 2023 में, 2022 में चालू हो जाएगा और पूरे 2023 में रिसेशन रहेगा। अब कितना लंबा चलेगा ये रिसेशन, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि सप्लाई शॉक कितना रहता है, सप्लाई डिसरप्शन कितना रहता है, और दुनिया में वित्तीय डिस्ट्रेस, संकट कितना ज्यादा फैल सकता है, उस पर डिपेंड करेगा कि 2023 में खत्म हो जाएगा कि उससे भी आगे जाएगा।
क्यों इनका कहना है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, इनके हिसाब से 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में सिर्फ हाउस होल्ड्स और बैंक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस बार के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बैंक्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, जो प्राइवेट इक्विटी हैं, क्रेडिट फंड है, और साथ ही साथ जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो डेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो फिस्कल स्टिमुलस के लिए उनके पास स्कोप नहीं बचेगा, उनके पास जगह नहीं बचेगी कि वो ज्यादा पैसा खर्च करके रिसेशन से बाहर निकल सके। तो इस वजह से ये रिसेशन 2008 के रिसेशन से ज्यादा बुरा होने वाला है, ऐसा कहना है डॉक्टर डूम, नोरियल रूबिनी का। अब आगे बढ़ते हैं। रूबिनी ने एक नई किताब लिखी है, उसमें उन्होंने 11 मेगा थ्रेट्स की बात करी है। उन्होंने कहा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को 11 मेगा थ्रेट्स हैं, और in Rubini's new book Mega Threats, he identifies 11 medium-term negative supply shocks that reduce potential of growth and increase the cost of production. ये जो किताब लिखी उन्होंने मेगा थ्रेट्स, उसमें कहा कि सप्लाई साइड पे 11 समस्याएं हैं मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं, मीडियम टर्म में, जिसकी वजह से जो उत्पादन करने की लागत होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से जो आर्थिक वृद्धि का स्कोप है वो बहुत कम होने वाला है। अब वो 11 थ्रेट्स इन्होंने क्या बोले? सबसे पहला थ्रेट इन्होंने बोला है डी ग्लोबलाइजेशन। यानी आज के समय सारे देश अपने अंदर की तरफ देख रहे हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया कोई हमारे यहां ना हो, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज। तो डी ग्लोबलाइजेशन। दूसरी समस्या क्या है? उसी से जुड़ी हुई प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म कि ट्रेड में हमें दूसरे का सामान नहीं चाहिए, दूसरे लोग नहीं चाहिए हमारे देश में काम करने के लिए, तो हर कंट्री अपने आप को इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी समस्या क्या है? उन्होंने बोला रीलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग रीलोकेट कर रही है। कहां? चाइना और एशिया से भी मैन्युफैक्चरिंग रीलोकेट करी। कहां? यूरोप में वापस। किस वजह से? प्रोटेक्शनिज्म और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। भाई चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों क्या थे कि सब चीज हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, अगर आप हमारे इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाओगे तो हम भी आपके इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाएंगे, ये सब तो कर रहे थे। तो किसका नतीजा है? डीग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म का नतीजा है, जिसकी वजह से रीलोकेशन हो रहा है चाइना और एशिया से मैन्युफैक्चरिंग का यूरोप और अमेरिका में वापस। तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं? क्योंकि वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। इसके साथ ही साथ और क्या चीज है? इसके साथ एक और है, चौथा है एजिंग population in यूरोप, अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोग बूढ़े हो रहे हैं, तो वहां काम करने वाले लोग भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? साथ ही साथ क्या है? प्रोटेक्शनिज्म और डीग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। रेस्ट्रिक्शंस, माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन, आराम से जैसे पहले ग्लोबलाइजेशन के समय जा सकते थे, आज ज्यादा 3-5 करी जाती है कि नहीं आप ये हो तो नहीं आ सकते, वो हो तो नहीं आ सकते। कंपनी आपको हायर करेगी जब यूरोप में आप डिसाइड किया, यूएस में कि आप पहले अपने देश में ढूंढो, नहीं मिलता है तो बाहर से बुलाओ। तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लग रहा है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उनने कहा बन गया है इकोनॉमिक। ठीक है, तो डीकपलिंग हो रहा है यूएस और चाइना का ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से। वो लोग साथ में नहीं काम कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी एक मुद्दा बन गया है। सातवां मुद्दा क्या बन गया है?
सातवां मुद्दा बना है पेंडेमिक, यानी महामारी जो फैली कोविड वाली। ऐसी महामारियां अगर दोबारा आ गई तो क्या करोगे? तो ऐसी कई चीजें, 7 चीजें बताई मैंने, ऐसी कई चीजें हैं जो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, सप्लाई शॉक दे सकती है वर्ल्ड इकोनॉमी को, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति जो रिसेशन वाली है वो लंबे समय तक खिंच सकती है। तो ऐसा कहना है नोरियल रूबिनी का, जिनको डॉक्टर डूम की उपाधि दी गई है। तो मेरी आशा है कि आप समझे होंगे इसके पीछे का तर्क क्या है, डॉक्टर रूबिनी का, डॉक्टर डूम का। और मेरी आशा है कि हम इस प्रिडिक्शन को फेल कर पाए और ऐसा संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था में ना आए। जाने से पहले एक बार फिर से आप यूपीएससी के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी आपको कराई जाएगी। कोर्स के बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मॉर्निंग बैच है, 30 सितंबर से चालू हो चुका है। सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस हो रही हैं, पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए अगर 24,499 में नहीं लेना है, जो ऑलरेडी आप नहीं लोगे, तो आप केपी लाइव का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ, इस आशा के साथ कि डॉक्टर डूम की प्रिडिक्शन ट्रू ना हो, सच में ना बदले, आपसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।